Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to lecture number 3 of chapter number 2. अभी तक हमने यहाँ पे जिन कंपोनेंट्स को कवर कर लिया है दे आर कंपोनेंट्स नंबर 1 to 4 और नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे दैट इज के हम देखेंगे कि जो कल्चरल वेरिएशंस हमने अभी तक डिस्कस की हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए, जिनकी वजह से आपको बिजनेस डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, आप उनको एडजस्ट करने के लिए किस तरह स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह आप अपनी बिजनेस के लेआउट को, अपनी मैनेजमेंट के ओरिएंटेशन को, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए कल्चर के अकॉर्डिंगली मोल्ड किस तरह करेंगे। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट कल्चर्स को टैकल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, हम उनको देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं उनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर, नॉट सोसाइटल कल्चर बट आवर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसको उन चेंजेस को हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उनको कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज हम देखते हैं कि किस तरह कल्चरल डिफरेंसेस के साथ हम डील करेंगे, किस तरह हम उनको कंट्रोल कर सकते। स्ट्रेटजी बनाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हमको देखना पड़ता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए कि जिस कंट्री के अंदर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं दैट इज होस्ट कंट्री, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन जहाँ कहीं मैं होस्ट कंट्री कह रहा हूँ दैट मीन्स वो कंट्री जहाँ पे हम एज अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो होस्ट कंट्री के अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है किसी दूसरे कल्चर को टेकअप करने की, उसको कितना इजीली वो ले लेते हैं, कितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे कल्चर और होस्ट कंट्री के कल्चर में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस कम है या ज़्यादा है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे लोग हैं वो कितने इजीली उस दूसरे फॉरेन कल्चर को, होस्ट कंट्री के कल्चर को एडजस्ट कर लेंगे, उसके अंदर किस किस्म के प्रॉब्लम आएंगे। और फाइनली हम इन तमाम एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के अंदर हमने देखे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर रहेगी, कौन सी पॉलिसी हम ऑप्ट करेंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम होस्ट कंट्री एक्सेप्टेंस, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि होस्ट कंट्री कितनी विलिंग है फॉरेन एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। हर जगह एक जैसी एक्सेप्टेंस आपको देखने को नहीं मिलती। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस को, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। ये वो कंट्रीज हैं जो कि इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस को काफ़ी रेजिस्ट किया जाता है, लाइक अरब कंट्रीज की आप अगर बात करें, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, तो वहाँ पे कल फॉरेन इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट किया जाता है। कुछ कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती फॉरेन इन्फ्लुएंस को, लाइक चाइना की आप एग्जांपल लें, रशिया की एग्जांपल लें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, कहाँ पे इजीली आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ऑब्वियसली उस सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंट्री वो ऐसा कंट्री होगा कि जहाँ पे आपकी टारगेट मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये 6 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी टारगेट मार्केट एग्जिस्ट करती है, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपकी कल्चरल एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी।
कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जहाँ पे लोकल और फॉरेनर्स को बिल्कुल एक अलहदा तरीके से डील किया जाता है। फॉरेनर्स को सम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे रिगार्ड किया जाता है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे डिस्डेन किया जाता है, यानी कि उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। कुछ फॉरेनर्स को अलाउ किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके साथ साथ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप अपने तौर पे कोशिश कर रहे हो कि आप दूसरे होस्ट कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंगली काम करें, ये भी मुमकिन है कि होस्ट कंट्री के लोग आपकी इस एफर्ट को नेगेटिवली लें। वो किस तरह के, आप किसी दूसरे कंट्री में गए, फॉर एग्जांपल आप अरब कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं जी कि अच्छा यहाँ पे वो जुब्बा डालने का रिवाज है, तो आप भी अरब लोगों की तरह जुब्बा डाल के जनाब ऊपर रिंग डाल के जनाब उनकी ड्रेसिंग करें। क्वाइट पॉसिबल के जो अरब शेख हैं वो इसको नेगेटिवली लें कि आप शायद उनके कल्चर की मिमिक्री कर रहे हैं, आप उनके कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत होती है कि किसी दूसरे कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी डीप हैं, क्योंकि जितनी डीप उनकी वैल्यूज़ होंगी, जितना वो रेजिस्टेंट होंगे दूसरे कल्चर की तरफ, उतना ज़्यादा वो अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और किसी दूसरे की तरफ से उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करना वो शायद उनके लिए नेगेटिव लग रहा हो। ऑन द अदर एंड, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान जैसे मुल्क में आया और यहाँ पे आके लोग अगर हमारे कल्चर को ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स यहाँ के शलवार कमीज पहनेंगे, हमें वो अच्छा लगेगा, हम ऐसे फॉरेनर को अच्छे तरीके से ग्रीट करेंगे। तो वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि किसी की ये एफर्ट कल्चर को ऑप्ट करने की किस तरह ली जा रही है। तो डिग्री ऑफ कल्चरल डिफरेंस आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि दो कल्चर्स के दरमियान में कितना डिफरेंस है आपकी होम कंट्री के कल्चर में और आपकी होस्ट कंट्री के कल्चर में। वो डिपेंड करता है कल्चरल डिस्टेंस के ऊपर। बेसिकली कल्चरल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि किसी दो कंट्रीज के कल्चर कितने क्लोज हैं। क्वाइट और ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कंट्रीज के बॉर्डर्स कितने डिस्टेंस पे हैं। क्वाइट पॉसिबल के कोई दो नेबरिंग कंट्रीज के कल्चर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। वी आर टू नेबरिंग कंट्रीज बट आवर कल्चर्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑन द अदर एंड, क्वाइट पॉसिबल के दो बहुत दूर की कंट्रीज जो हैं उनके कल्चर्स एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल, यूएसए और यूके दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों के कल्चर्स तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं। सो कल्चरल डिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज, बट ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कल्चरल कंपोनेंट्स कितने ज्यादा कॉमन है दो कंट्रीज के दरमियान में। अब जहां कहीं कल्चरल डिफरेंस कम होगा, कल्चरल डिस्टेंस कम होगा, ऐसे कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करना रिलेटिवली आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वहां के कल्चरल कंपोनेंट्स आपके अपने होम कंट्री के कल्चरल कंपोनेंट जैसे हैं। आपको वहां पे नेविगेट करना आसान है, उन कल्चरल फैक्टर्स को समझना आसान है और उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना आपके लिए आसान है। ऑन द अदर एंड, अगर दूसरे होस्ट कंट्री का और आपके कंट्री के कल्चरल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आपको ऐसा कंट्री डिसाइड करने की ज़रूरत होगी, इफ़ यू हैव द चॉइस, कि जो कल्चरली आपके होम कंट्री से क्लोज हो। इवन दो कि आप ऐसा कंट्री चूज कर लें इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपके होम कंट्री जैसा ही कल्चर रखता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको सर्टन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, और वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं हिडन कल्चरल एटीट्यूड के अंदर।
सम टाइम एक जैसे ही कल्चर के लोग एक दूसरे को नेगेटिवली परसीव कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक जैसा है, लेकिन वो इंडियन पाकिस्तान राइवलरी जो है उसकी वजह से लोग एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो एक जैसा कल्चर होना कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वहाँ पे आपको बिजनेस परफॉर्म करना बहुत ही आसान होगा या वहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कल्चरल सिमिलैरिटी के बावजूद कि क्या कोई ऐसे हिडन फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके और होस्ट कंट्री के दरमियान में किसी किस्म के रिजेंटमेंट का बायस बन सकें। तो आपको ज़रा डीप और डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत होगी बिफोर यू डिसाइड कि आप किस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। So next in our analysis comes ability to adjust. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी मैनेजमेंट के लोग जो दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट करने जा रहे हैं, होस्ट कंट्री में जो ऑपरेट करेंगे, क्या वो वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। नॉर्मली होता क्या है कि जब फॉरेन कंट्री में लोग जाके ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा गुजारते हैं, तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से एक फिनोमेना उनको फेस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल शॉक। तो कल्चरल शॉक बेसिकली वो डिफरेंट वैल्यूज़ की वजह से होता है जो आपके अपने होम कल्चर से डिफरेंट होती हैं, और उन वैल्यूज़ के मुताबिक आपको अपनी लाइफ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इस वजह से समटाइम्स एम्प्लॉयज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कल को आपके एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उनके कमिटमेंट लेवल कंपनी के साथ लो हो जाए, या वो डिससेटिस्फाइड हो जाएं, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप पहले अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी मैनेजमेंट में से, अपने स्टाफ में से अगर किसी को दूसरे कंट्री में भिजवाने की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को भिजवाया जाए जो नेचुरली वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हों। फॉर एग्जांपल, अगर एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो मैनेजमेंट पोजीशन पे उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो किसी अमेरिकन को भेजने की बजाय अगर उनके पास कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो उसको भेज दें, क्योंकि एक इंडियन को पाकिस्तान में एडजस्ट करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि एक अमेरिकन के लिए पाकिस्तान में कल्चरली स्टैब्लिश होना उसके लिए प्रॉब्लम होगा। और कल्चरल शॉक, जितना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस होता है दो कंट्रीज़ के दरमियान में, उतना ज़्यादा कल्चरल शॉक एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ता है। और ना सिर्फ ये कि कल्चरल शॉक उनको फेस करना पड़ता है, बल्कि जब वो एक लंबा अरसा दूसरे कंट्री के अंदर गुजारने के बाद वापस अपने होम कंट्री में वापस आते हैं तो उनको अचानक से दोबारा अपने वे ऑफ लाइफ को, अपनी वैल्यूज़ को फिर से दोबारा रिफ्रेज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस फिनोमेना को रिवर्स कल्चरल शॉक कहते हैं, कि पहले उन्हें कल्चरल शॉक लगा था जब उन्होंने अपने होम कल्चर को छोड़ा और होस्ट कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट किया, और जब वो वापस आए एक लंबा अरसा वहाँ पर गुजारने के बाद, तो अगेन उन्हें अपनी उन आदात को छोड़ने की ज़रूरत पड़ी जो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए डेवलप कर ली थी। सो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन और उनके वेल-बीइंग चाहते हो तो आपको एक थोरो एनालिसिस परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है कि आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे किस तरह एडजस्ट करेंगे और जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इन तमाम एनालिटिक्स को परफॉर्म करने के बाद कि जहाँ पे आप कंट्री से अपने कल्चर की मुमासलत चेक करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा कंट्री आपके लिए फिजिबल है, कौन से एम्प्लॉयज़ आपके लिए आपको भेजना वहाँ पे फिजिबल है। इन तमाम एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद कंपनी को कल्चरल डिफरेंस के रिस्पॉन्स में एक स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी होती है
कि जब वो दूसरे कंट्री के अंदर जाके ऑपरेट करेंगे तो वो किस तरह उन कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज करेंगे। तो उस काम के लिए किसी भी कंपनी के पास 3 चॉइसेस होती हैं और उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी नॉर्मली कंपनीज ऑप्ट करती हैं। हम वन बाय वन इन स्ट्रेटजीज को देखते हैं और उनके प्लस माइनसेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट चॉइस कंपनीज के पास होती है, द अप्रोच इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिज्म। पॉलीसेंट्रिज्म बेसिकली अडॉप्ट स्ट्रेटजी है। दैट मीन्स कि आप जिस कंट्री में जाते हैं उसकी कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। दैट इज एज द सेइंग गोज, डू एज डू व्हेन यू आर इन रोम, डू एज द रोमन डू। सो जहाँ पे आप जाते हैं, आप बजाय इसके कि अपनी कल्चरल वैल्यूज को वहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पे अप्लाई करें, आप वहाँ की होम होस्ट कंट्री की वैल्यूज को अपनी कंपनी के अंदर ऑप्ट कर लेते हैं एज इट इज। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो कंपनीज को होता है वो ये होता है कि उन्हें किसी किस्म की कल्चरल रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली जब भी कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किसी दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट करती है तो वो 100% एम्प्लॉयज अपने होम कंट्री से नहीं ले जा सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90 to 95% एम्प्लॉयमेंट होती है वो वहीं होस्ट कंट्री के अंदर जनरेट होती है। तो जाहिर बात है जब आप होस्ट कंट्री के कल्चर को थॉरली अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम वर्किंग में नहीं आती। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी बहुत सी वेल प्रैक्टिसेस जो आपने अपने होम कंट्री के अंदर काम करते हुए स्टैब्लिश की हैं कंपनी के अंदर, आपने अपने कंपनी का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्टैब्लिश किया है, आपको वो ऑल टुगेदर फॉरगो करना पड़ता है और होस्ट कंट्री के वैल्यूज को ऑप्ट करना पड़ता है। ना सिर्फ ये कि इससे आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उनको दूसरे कंट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली अपनी सब्सिडरी के साथ कोरस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली होम कंट्री फॉर एग्जांपल अगर वर्क ओरिएंटेड कल्चर के ऊपर बेस करती है और होस्ट कंट्री जो है वो लेयर बेस्ड कल्चर के ऊपर ऑपरेट करती है, तो दोनों कंपनीज को, पेरेंट कंपनी को और सब्सिडरी को आपस में कोरस्पॉन्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डेंस के वक्त सब्सिडरी के लोग चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होंगे जितनी इम्पोर्टेंस हो सॉरी पेरेंट कंपनी की मैनेजमेंट दे रही होगी। तो जब एक मल्टीनेशनल कंपनी खुद 10-12 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है और अगर हर कंट्री में जाके वो वहीं की कल्चर को ऑप्ट करती जा रही है तो ऑब्वियसली बैक वक्त पेरेंट कंपनी की मैनेजमेंट को बैक वक्त 10-12 डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को डील करने की ज़रूरत पड़ती है और समटाइम्स ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए ऑल बीट के ये कंट्रोल के हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस है कि आपको कंट्रोल होस्ट कंट्री के विद इन कंट्रोल करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम, किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं आता। लेकिन ओवरऑल कोरस्पॉन्डेंस के लिए ये एक अच्छी चॉइस नहीं होती और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन नेक्स्ट एक एक्सट्रीम अप्रोच आती है एथनोसेंट्रिज्म की। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली इनेक्ट स्ट्रेटजी है कि आप बजाय इसके कि कोई भी चीज़ होस्ट कंट्री से लें, आप ऑल टुगेदर 100% अपनी होम कंट्री के वैल्यूज़ को, वहाँ के कल्चर को इम्पोज करते हैं। जाहिर बात है जब आप 100% अपने होम कंट्री की कल्चरल वैल्यूज को इम्पोज कर रहे हैं तो दैट वुड बी मोस्ट लाइकली चेंज बाय इम्पोजिशन। दैट मीन्स के फोर्सफुली आपको लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो उन वैल्यूज को ऑप्ट करें और उनके मुताबिक काम करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस केस के अंदर बहुत हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली स्पेशली अगर तो होस्ट कंट्री और होम कंट्री के कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा गैप एग्जिस्ट करता है
बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों कल्चर्स के दरमियान में, तो फिर तो ऑब्वियसली आप जो वैल्यूज़ इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पॉपुलेशन के ऊपर, उनके लिए वो ऑल टुगेदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टिंग होंगी उनके अपने कल्चर से, और ऑब्वियसली इसकी वजह से लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होगी, वो अपनी वैल्यूज़ को फॉरगो करने के लिए तैयार नहीं होंगे, स्पेशली अगर उनमें से कोई किसी भी किस्म की वैल्यूज़ उनके रिलीजियस वैल्यूज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इवन उन्हें दूसरे कंट्री के अंदर लॉ सूट्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रेकमेंड अमूमन यही किया जाता है कि एथनोसेंट्रिज्म एक बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। ये वहाँ तो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि जहाँ पे दो कंट्रीज का कल्चर तकरीबन तकरीबन एक जैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए की फर्म यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो देन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। अगर पाकिस्तान इंडिया की कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, एथनोसेंट्रिज्म इज गुड स्ट्रेटजी। लेकिन अगर यूएसए की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है तो एथनोसेंट्रिज्म उनके लिए कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है यूएस की निस्बत। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की स्ट्रेटजी ऑप्ट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और इस वजह से समटाइम्स कंपनी जो है फेलियर का शिकार हो जाती हैं। तो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक मिड वे जो है वो जियोसेंट्रिज्म की अप्रोच है, दैट इज अडेप्ट स्ट्रेटजी। दैट मीन्स कि आप कुछ फैक्टर्स होम कंट्री के रखेंगे, कुछ फैक्टर होस्ट कंट्री के रखेंगे, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप दोनों कल्चर्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का बेनिफिट ले रहे होते हैं। नॉर्मली जियोसेंट्रिज्म की अप्रोच अप्लाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी किस्म के ऐसी वैल्यूज़ जो कि लोगों के फंडामेंटल बिलीव्स से मुतल्लिक हों, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, वो होस्ट कंट्री की वैसे रहने दी जाएं, बल्कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना इजी होता है लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, वर्क प्लेस सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, वर्क प्लेस टाइमिंग, इस तरह की चीज़ें जिस पे लोग इजीली कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसी अप्रोचेस, ऐसी वैल्यूज जो है वो होम कंट्री की अप्लाई की जाएं, और जो रेगुलर या डीप इंटरेक्शन की वैल्यूज हैं, लाइक सोशल इंटरेक्शन हो गया, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हो गई, इस तरह की चीज़ें होम कंट्री की अडॉप्ट ऑप्ट कर ली जाए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है जिसके अंदर दोनों के प्लस पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अब जियोसेंट्रिज्म ऑल बीट के एक आइडियल अप्रोच है किसी भी कंपनी के लिए काम करने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक फ्लॉ एग्जिस्ट करता है कि इसको आपको बहुत केयरफुली डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी एक कल्चर के एस्पेक्ट्स ज़्यादा कवर कर लेंगे, आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाएगा। आप होस्ट कंट्री के कल्चर को ज़्यादा ऑप्ट कर लेंगे तो शायद आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी मैनेजमेंट के लिए रिपोर्टिंग और कोरस्पोंडेंस वगैरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएं। तो जब आप जियोसेंट्रिज्म की अप्रोच ऑप्ट करते हैं तो आपको एक केयरफुल बैलेंस की ज़रूरत होती है कि जिसके अंदर दोनों पार्टीज में ना होम कंट्री की मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम आए, ना होस्ट कंट्री की मैनेजमेंट को। ना ऑब्वियसली जब आप कोई स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं, अनलेस के आप पॉलीसेंट्रिज्म अप्रोच को ऑप्ट कर रहे हो, तो फिर शायद आपको होस्ट कंट्री के अंदर किसी किस्म की चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाकी दोनों चॉइसेस के अंदर आपको होस्ट कंट्री के वर्क फोर्स के बिहेवियर में, उनके वैल्यूज़ में सर्टन चेंजेस
इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत होती है, सो दैट के उन्हें जो नया कल्चर आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो उनके लिए बर्डन ना बने, बल्कि वो आपकी कोशिश होती है कि वो खुद एक्सेप्टेंस के ज़रिए उसको अपने लिए चूज़ कर लें। तो उस पर्पज़ के लिए आपको ऑब्वियसली चेंज को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चेंज जहाँ कहीं भी आता है वो लोगों की उसके लिए रेजिस्टेंस आती है और उस रेजिस्टेंस को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो उस मैनेजमेंट के लिए आपको सर्टेन स्ट्रेटेजिक एरियाज को फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है वैल्यू सिस्टम्स की। ऑब्वियसली जब भी आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो चेंज पहले से इस्टेब्लिश्ड वैल्यू सिस्टम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, उसके अगेंस्ट जा रही होगी, या उसके अंदर कुछ नई चीज की एडिशन ला रही होगी। आइदर वे लोगों के जो पहले से इस्टेब्लिश्ड वैल्यू सिस्टम है आप उसको चेंज करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका इंट्रोड्यूस किया हुआ चेंज एक बहुत बड़ा चेंज है तो लोग उसे रेजिस्ट करेंगे। इसलिए जब भी चेंज इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि चेंजेस जो हैं वो स्मॉल स्टेप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, ताकि वो पहले से एस्टेब्लिश्ड वैल्यू सिस्टम को एकदम से चैलेंज ना करे, बल्कि वो इतने स्मॉलर स्टेप्स के जरिए आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि नॉर्मली फॉलोअर्स को या एम्प्लॉयज की अगर बात करें उन्हें फील नहीं होता कि वो एक नया वैल्यू सिस्टम ऑप्ट करते जा रहे हैं। तो आप ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, डेली रूटीन टू डेली रूटीन आहिस्ता आहिस्ता नई चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो दैट कि किसी किस्म के रेजिस्टेंस का सामना ना हो। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली आप जो चेंज लाने जा रहे हैं वो कोई सोशल बेनिफिट के लिए चेंज नहीं लाने जा रहे, ना ही आप किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए चेंज लाने जा रहे हैं। यू आर नॉट पीटीआई, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल एंटिटी के मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चेंज आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली जब आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे आपको सर्टेन ट्रेनिंग्स अरेंज करनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज के लिए सर्टेन बेनिफिट्स नए पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगे ताकि वो इजीली उन नई सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लें। उन सब की एक सर्टेन कॉस्ट होगी एंड देन देयर विल बी अ बेनिफिट जबकि लोग उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो सक्सेसफुली। देन देयर विल बी सर्टेन बेनिफिट जो कि आप उस चेंज से अचीव करना चाह रहे हैं। नाउ यू हैव टू मेक एन एनालिसिस के आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट के नतीजे में जो बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट, वो कितना होगा। आप एज अ मैनेजर सिर्फ उस सिचुएशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर आपका बेनिफिट जो है वो आपकी कॉस्ट से बढ़कर है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आपकी कंपनी को कम हो रहा है तो ऐसा चेंज इंट्रोड्यूस करने का आपको कोई फायदा नहीं है। देन थर्ड स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज के ऊपर रेजिस्टेंस आएगी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि चेंज हमेशा स्मॉल स्टेप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। अगर आप एकदम से उनके रूटीन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो लोग ऑब्वियसली उसको रेजिस्ट करना शुरू करेंगे। तो आप चेंज को उसके लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से मैनेज करते हैं। देन इस रेजिस्टेंस को कम करने का एक तरीका पार्टिसिपेशन होता है कि आप जो चेंज का प्रोसेस है उसके अंदर अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोअर मैनेजमेंट को, अपने जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें आप उसका हिस्सा बना लेते हैं। वो किस तरह कि आप उन्हें मीटिंग्स की दावत देते हैं और जहां पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या प्लान करना है, किस तरह नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाना है, इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे आप उन लोगों से सजेशंस ले रहे होते हैं कि आपके ख्याल में ये पॉलिसीज कितनी सक्सेसफुल होंगी, इसके अंदर किस किस्म की चेंजेस की ज़रूरत है। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको अच्छी सजेशंस मिल जाती हैं जो कि ऑब्वियसली आपकी पहले से बनाई हुई पॉलिसी को मज़ीद
इम्प्रूव करने के काम आ सकती हैं। और अगर आप वो सजेशन टेकअप नहीं भी करते, तब भी एट द वेरी लीस्ट वो लोग जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, उन्हें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी बात सुनी गई थी, हमें मौका दिया गया था। तो इस तरह जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो किसी हद तक कम हो जाता है। एक और तरीका इसी रेजिस्टेंस को कम करने का रिवॉर्ड शेयरिंग का है कि आप सर्टन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, और उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने पर उनके लिए सर्टन रिवॉर्ड रखे जाते हैं। तो इस तरह वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, उन रिवॉर्ड्स के लिए एम्प्लॉयज जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और वही चेंज जो आपको शायद इम्पोज करनी पड़नी थी वो खुद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह रिवॉर्ड शेयरिंग की मदद से भी आप इस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। देन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक तरीका ऑप्ट किया जाता है, दैट इज ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप बेसिकली कोई भी ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर कोई ना कोई लीडर मौजूद होगा। आप लेबर ग्रुप्स की बात कर लें, आप ऑफिस स्टाफ की बात कर लें, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई एक नेचुरली टैलेंटेड लीडर पाया जाता है, और चाहे वो मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठा है या नहीं बैठा। कुछ लोगों के पास एक गॉड गिवन सलाहियत होती है कि वो लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करना, उनको उनसे बात बनवाने का टेक्निक जानते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उन ओपिनियन लीडर्स को, और बजाय इसके कि ग्रुप के सारे मेंबर्स को आप ऑन टेबल लेके आए, आप सिर्फ ओपिनियन लीडर्स को ऑन टेबल ला के उन्हें रिवॉर्ड ऑफर करके, उन्हें एक्सप्लेन करके चीज़ें, और उनको इस चीज़ पर राज़ी करके उस रेजिस्टेंस को कम या ख़त्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब ओपिनियन लीडर्स आपके साथ शामिल हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी के ग्रुप मेंबर्स को उस काम के लिए तैयार कर लेते हैं। देन अनदर वे जिसके ज़रिए रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, दैट इज कल्चरल ब्रिजेस। कल्चरल ब्रिजेस बेसिकली वहाँ पे ऑप्ट किया जाता है जहाँ पे कल्चरल गैप ज़्यादा हो होम कंट्री और होस्ट कंट्री के अंदर। तो वहाँ पे जब आप स्ट्रेटजिक चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऐसी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप नॉर्मली ऐसे लोगों को वहाँ पे भेजते हैं जो कि कल्चरली होस्ट कंट्री से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कंपनी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है और वो किसी किस्म की चेंज लाना चाह रही है, तो उस चेंज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो ऐसे मैनेजमेंट के लोगों का इंतखाब करेंगे जो कि पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन हो, जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान का भी हो, वो अमेरिकन कल्चर को भी जानते हो, तो उनके दोनों कल्चर के साथ फेमिलियरिटी जो है वो एक ब्रिज का काम करेगी, और वो लोग जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो भी अपने जैसे एक बंदे को देख के अपने रेजिस्टेंस के लेवल को कम कर लेंगे। और उनके सामने चूंकि एक रोल मॉडल होगा कि एक ऐसा बंदा जो उन्हीं की जुबान बोलता है, उन्हीं का कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं में से है, अगर वो बंदा उन तमाम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, तो हमारे लिए भी उन्हें फॉलो करना पॉसिबल है। देन a very important aspect of introducing change is of timing। कोई भी चेंज हो, किसी भी किस्म का चेंज हो, उसकी सक्सेस या फेलियर बड़ी हद तक डिपेंड करती है कि आप उसको किस टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऑब्वियसली हर कल्चर की अपनी एक टाइमलाइन होती है जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया जाता है हर कल्चर के अंदर। तो इसलिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है कल्चरल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ऑब्वियसली आप अगर किसी गलत टाइम के अंदर किसी चेंज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आप रमज़ान के अंदर किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर आप रमज़ान के अंदर जाके एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नो मैटर आप कितनी ही कोशिश करें, वो आपका फेलियर ही हो गई, क्योंकि रमज़ान के अंदर मुस्लिम कंट्री के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी कंपनी उनकी टाइमिंग को
रिलैक्स करेगी। सो आप अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के ऑल टुगेदर डिफरेंटली लॉन्ग टाइमिंग को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना होता है होस्ट कंट्री के कल्चर के हिसाब से कि कौन सा टाइम किसी नई चेंज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फिजिबल होगा। एंड देन लर्निंग अब्रॉड एक बहुत फिजिबल ऑप्शन है आपके लिए कि आप एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के मैनेजर के तौर पे जब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं तो वहां पे ऑपरेट करते हुए आपके पास डिफरेंट कल्चर्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट होते हैं। आप उन लर्नड एक्सपीरियंसेस को एक नई होस्ट कंट्री के ऊपर अप्लाई करके सक्सेसफुली उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपीरियंस किया होता है कि किस किस्म के चेंज से कौन से कल्चर के लोग एजिटेट होते हैं, किस किस्म के चेंज को वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता होता है कि टाइमिंग्स कौन सी सूटेबल होती हैं, आपको पता होता है कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सो आप इजीली प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंसेस की बेस पे एक नई होस्ट कंट्री के अंदर ऐसे चेंजेस को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनको कंसिडर करके आप एक नया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसको सक्सेसफुली डेवलप कर लेते हैं। So that is all from the chapter 2, that is culture. कल्चर के मुतल्लिक हमने जो कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया और बिजनेस में वो किस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर करें, हमारी जो लाइव डिस्कशंस होंगी उनके अंदर उनको डिस्कस करें, और ताकि आपकी भी और आपके बाकी क्लास फेलोज की भी क्लैरिटी हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।